जी इरफान, हम ना असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे थे जो आई है ना। इरफान साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम है। हाँ जी। असाइनमेंट की स्टेटमेंट है ना आपके सामने। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। हेलो। अच्छा देखें, फिर जो हमें असाइनमेंट में प्रॉब्लम आई है ना, वो मैं बता रहा था समर को कि वो हमारे 5वें चैप्टर की ये प्रॉब्लम है। शो दैट द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल ओवर द यूनरी अल्फ़ाबेट, और आगे उसने समेशन लिखा हुआ है 1। जी, जो असाइनमेंट में गिवन है वो क्या है? हाँ जी, एक मिनट। वो असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो 0 है। हाँ जी, तो ये देखें ना, इसने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और स्टेटमेंट भी थोड़ी सी चेंज की होगी उन्होंने ना। ये देखे ना, ये देख रहे हैं ना, कोरस्पॉन्डेंस डिसाइडेबल ओवर यूनरी अल्फाबेट एंड शो दैट, ये सेम प्रॉब्लम है ना ओवर यूनरी। उसने 1 या 0 का जिक्र ही नहीं किया ना। हेलो। हाँ, तो मैंने आपको, हाँ हमने मैंने पहले दिन ये बताया था ना कि ये जो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है ना, ये देखें, ये 5वें चैप्टर की प्रॉब्लम्स हैं और इनमें से जिन पे ए लिखा हुआ है ना, इनका सोल्यूशन बुक ही में मौजूद है, और जिनका सोल्यूशन नहीं है वो आपको मिल जाएगा नेट के सोल्यूशन मैनुअल में से। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देखें कि 3 लाइनों का सोल्यूशन है, ये लिखा हुआ है सारा कि ये उस बुक, बस ये यहाँ से टी एम एम ऑन इनपुट पी, चेक इफ ए आई इज इक्वल टू बी आई फॉर सम आई, इफ सो एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट। ये सिंपल, ये सोल्यूशन इसके ऊपर मेंशन है। एक और, हाँ जी, हाँ हाँ, इसको उसने थोड़ा सा इस तरह भी किया है, ये देखें, एक स्टूडेंट ने इसको इस तरह भी किया हुआ है। ये अपने पास से लिखा उसने, द कोरस्पॉन्डेंस इज डिसाइडेबल ओवर यूनरी, वी कैन डिस्क्राइब ए ट्यूरिंग मशीन एम दैट डिसाइड यूनरी पीसीपी, गिवन यूनरी पीसीपी क्या है। ये उसने थोड़ा सा एक बनाया एक डायग्राम, और उसके बाद ये देखें फिर वही बात उसने मेंशन कर दी। अच्छा, एक और जगह पे ये इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा जो मैंने शेयर किया, ये देखें, ये वाला, ठीक है। ये हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई है उसकी। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूं, आप ये लिख के साथ में वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ट्यूरिंग मशीन मांगी है। तो ये सिंपल इस तरह आप इसको जो है ना वो सॉल्व कर, ये इसी तरह आपका जो फाइनल। अब इस बंदे ने पता कहां से ये सोल्यूशन लिया है, इसके पास कोई फाइल है जिसके अंदर किसी दोस्त ने ये क्वेश्चन बना के लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 26-7। जैसे कल मैंने अपने इस ग्रुप के अंदर ना एक फाइल शेयर की है, एहसन खान ने की है शेयर ना, 701 की, और उसने कहा है कि ये 30 आउट ऑफ 30 जो है ना वो आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं।
एहसन खान अच्छा स्टूडेंट था, उसके 4 आउट ऑफ 4 CGPA आया है 701 में ना, वो क्लियर कर गया हुआ है। ठीक है, ये एहसन खान की तरफ से फाइल शेयर की हुई है, ये देखें, ये वाली फाइल है वो। हाँ जी, अब इसमें एक्चुअली वही चीज है कि इसने तमाम जो प्रॉब्लम्स है ना हमारी, उन तमाम को उसने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया हुआ है, जो हमारी बुक के अंदर मौजूद है प्रॉब्लम्स, और उनके जो थ्योरम्स हैं वो वाले भी, और प्लस उसने उसके अंदर मौजूद जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जो हैं वो सारे उसने यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई ना? क्लियर है ना कि आपका सोर्स क्या बन चुका है? हमारा जो मेजर सोर्स है वो है एक्सरसाइज, उसके सॉल्यूशंस, और जो दूसरी चीज है ना, बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्रॉब्लम को ना, थोड़ा बहुत है। अब ये प्रॉब्लम देखें ना, अगर वो ओवर द यूनरी अल्फाबेट को काट के यहां से इसकी जगह सिर्फ ये लिख देता, शो दैट पीसीपी कर देता, इसको इज डिसाइडेबल ओवर, और आगे ये अल्फाबेट का सिंबल डाल के उसके सामने 1 लिख देता, या इसके अंदर 0 लिख देता वो, ठीक है ना? तो ये बेसिकली यूनरी अल्फाबेट ही बनना था। तो इस तरह की चेंजिंग्स जो है ना वो करते रहते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जो नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आपने उस ओवरऑल उस क्वेश्चन और उसके थीम को जो है ना वो मद्देनजर रखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो दूसरी टास्क ट्यूरिंग मशीन के बाद है ना आपके पास, वो 2 चीजें हैं जो आपने नोट करनी है। एक है हमारे पास लेक्चर नंबर 5 के अंदर एन्यूमरेटर के नाम से, एन्यूमरेटर, ठीक है, ये एन्यूमरेटर को इसने यहाँ पे जो है ना वो कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली ये है वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ये एक टॉपिक है, वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ये चैप्टर नंबर 3 में ही आपको मिलेगा। इसमें समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ, सिंगल टेप है। हाँ जी, ये मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिकली वो वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन में एक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन बताएगा, फिर 2 टेप ट्यूरिंग मशीन बताएगा, और फिर वो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन बताएगा। उसके बाद उसने डिस्कशन के अंदर ही वहीं पे लिखा होगा, ये थ्योरी के रिलेटेड टॉपिक है, ठीक हो गया। फिर वो एंड के ऊपर ये बताएगा कि अगर आपके पास जितनी भी वेरिएशन हो, आप उसको सिंगल टेप के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। असल में एंड रिजल्ट उसका वो ये निकालता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है ना Q3 के ऊपर, Q3 को जब आप रीड करेंगे तो आपके पास तो एक टेप के ऊपर ये रिजल्ट होगा, दूसरी टेप पे ये रिजल्ट होगा, तीसरी टेप पे ये रिजल्ट होगा, वो इस तरह शो कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपरली अगर आप इनकोड कर लें तो ये भी प्रूफ कई दफा आया है पेपर में ना कि क्या सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन जो है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट होती है या नहीं होती। ठीक है, ये आप जब वेरिएंट्स वाले को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। द मेथड फॉर राइटिंग ए कॉन्फ़िगरेशन उसने बताया कि मल्टी टेप को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन के बारे में उसने बताया, सपोज आई हैव ओनली अ सिंगल टेप, I want to know what a multi-tape Turing machine will do on input W I can write। ये सिंगल टेप है कि Q1 के ऊपर हैश डाल के ये मैंने पहली स्ट्रिंग लिख दी, फिर ये मैंने दूसरी स्ट्रिंग लिख दी, और फिर ये मैंने तीसरी स्ट्रिंग लिख दी। तो इस तरह हर मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन को हम सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन से भी डिनोट कर सकते हैं, ये प्रूफ हो चुका हुआ है। नहीं, पावरफुल होना या लेस पावरफुल होना ये है कि एक पावरफुल सिंगल ट्यूरिंग मशीन जो है वो अकोमोडेट कर सकती है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन को, ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली पता क्या है, ट्यूरिंग मशीन का जब चैप्टर आप एंड करेंगे ना, जब आप इस चैप्टर की कंक्लूजन के ऊपर आएंगे, जो 3rd चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर 2 है,
180। जी ये देखें बेसिकली तो ट्यूरिंग मशीन को जब ये एंड पे आपके साथ जाके रिलेट करवाएगा ना, ये एल्गोरिदम पे ला के छोड़ेगा इसको। ये देखें, समझ आ गई ना कि एन एल्गोरिदम इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, और बेसिकली एक ट्यूरिंग मशीन जो होती है ये एक एल्गोरिदम होता है, और ये एल्गोरिदम जो है ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम होती थी। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो है ना वो इवन नंबर और ऑड नंबर को जज करने का क्या एल्गोरिदम होना चाहिए। आप इवन और ऑड को बाइनरी में बदल दो 0-1 की सूरत में, और उसकी जो लॉजिक है उसको आप बदल दो ट्यूरिंग मशीन की लॉजिक के अंदर। समझ आ रही है ना? तो आप बजरिया ट्यूरिंग मशीन जो है वो इवन ऑड को सॉल्व कर सकते हैं। यार कम कर देंगे अभी यार वो रोज नहीं आਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਤੋਂ। हाँ जी, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन है ना, ये जब चैप्टर नंबर 3 का क्लोजिंग आएगा ना, क्लोजिंग, तो ये ट्यूरिंग मशीन को एल्गोरिदम से रिलेट करेगा कि बेसिकली तो ट्यूरिंग मशीन जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये एक मैथमेटिकल मॉडल है टू सॉल्व ए सर्टन प्रॉब्लम। ठीक हो गया? तो उस मैथमेटिकल सॉल्यूशन को हम सूडो कोड में जब लिख देते हैं तो वो बन जाता है एल्गोरिदम, जिसको हम कंप्यूटर की के ऊपर जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ट्यूरिंग मशीन वालों का ये कहना था कि अगर आप हर प्रॉब्लम को प्रॉपरली तरीके से बाइनरी में इनकोड कर सकते हैं, मसलन आपके इवन होने को भी, ऑड होने को भी, और इवन और ऑड की जो हम शर्त नहीं लगाते कि इफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 2 गिव्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। समझ आ रही है ना बात की? अगर इस स्टेटमेंट को आप बाइनरी में इनकोड कर सकते हो तो फिर ट्यूरिंग मशीन जो है वो इसको बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकती है। ये बेसिकली उसमें आपको लेके जाता है एल्गोरिदम की सूरत में। ठीक है जी। तो जो हमारे पास चौथा चैप्टर इसका स्टार्ट होता है ना, ये फिर उसी के ऊपर है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ये खत्म कर देगा। अब इसमें इसकी एक्सरसाइज में ये सोल्यूशन है जो एसएम ने अपनी फाइल्स में लगाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे वही सोल्यूशन है जो उसने वहां पे किए हुए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, चैप्टर का सॉल्यूशन एक तरफ एसएम की फाइल को रख लीजिएगा, एक तरफ आप रख लीजिएगा जो फाइल जो सॉल्यूशन मैनुअल है, और 1 बाय 1 जो है ना वो इनको आपने कैटर करना है और देखना है। ठीक है ना? हाँ जी सारा करना है। एक छोटी सी टिप है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी सॉल्यूशंस। कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी सॉल्यूशंस जो है ना वो कभी पेपर में नहीं आए, इससे पहले कभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि वो सॉल्यूशन पेपर में आए हों। ठीक है ना? ये देखें, ये सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, ये 3.1 है, 2 है, 3 है, ये 3.5 है, ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, 3.10 है, 15 है, ये गिवन है, सारे सिंपल है ना। ये इस तरह के छोटे जो सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह आपके सामने उसने एक्सरसाइज जो आपको दिया है असाइनमेंट का, वो देख लें, 4 लाइनों का सॉल्यूशन है सिर्फ। जी जी हाँ, नहीं ऐसे ही, जी वो ऐसे लग रहा है आपको, लेकिन बेसिकली ये यही है। अब एक प्रॉब्लम है, एम्प्टी प्रॉब्लम है, वो बहुत दफा पेपर में आया है। आप देखोगे उसका 3 एम्प्टीनेस का प्रॉब्लम है, एक स्लाइड नंबर 6 में और 7 में भी उसको डिस्कस किया गया। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि
वेरिएंट्स को डिस्कस करता हुआ ना वो आपको इन्यूमरेटर के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है जी, ये वो मल्टी ट्यूरिंग मशीन की सिमुलेशन दिखा रहा है सारी, दिखाते दिखाते वो आपको एक नए कॉन्सेप्ट पे लेके जाएगा जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। दो चीजों पे आज हम बात करेंगे, इन्यूमरेटर के ऊपर, डिसाइडर्स के ऊपर, और ये यहां से वो कॉन्सेप्ट आपको लेके जा रहा है इन्यूमरेटर। नंबर 1, इन्यूमरेटर भी एक मॉडल ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, जिस तरह ट्यूरिंग मशीन है इसी तरह इन्यूमरेटर भी है, लेकिन इसमें और उसमें एक फर्क है। इसमें क्या फर्क है कि ये इन्यूमरेटर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट नहीं लेते, वो सिर्फ आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे ये क्यू है, और अगर हम देखें तो क्यू ने जो रिजल्ट पे बनाया हुआ है, एक रिजल्ट इसका बी सी बी बी है, और दूसरा इसने जो जनरेट किया है वो ए बी है। सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट को जनरेट करते हैं, इनपुट को ये जनरेट नहीं करते। इनकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन का जो फॉर्मूला है वो देख लें जी, वो 7 कॉलम पर मुश्तमिल थी, ये 5 कॉलम पर मुश्तमिल है। हेलो, हाँ जी, हाँ, और ये 5 पे है। ये इन्यूमरेटर को भी आपने इस तरह ध्यान से कर लेना है। और ये एक डेफिनेशन है इन्यूमरेटर के हवाले से, इन्यूमरेटर हमेशा एक लैंग्वेज को जनरेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा अब जरा, इन्यूमरेटर आउटपुट देता है, इनपुट नहीं लेता। ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है जी, हमारे पास एक इन्यूमरेटर है। हाँ हाँ, अब देखिए हमारे पास एक फर्ज करें इन्यूमरेटर है, हमने उसको चलाया ना तो उसने 5 स्ट्रिंग्स जनरेट कर दी। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे उन स्ट्रिंग्स को, हम क्या कहेंगे कि ये L ऑफ E हैं, यानी लैंग्वेज ऑफ दिस इन्यूमरेटर। क्लियर होगी ये बात? हेलो, सेट ऑफ all strings which are generated by any enumerator E is called L of E, यानी language generated by enumerator। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। अब अगली डेफिनेशन सुनिएगा, ये स्लाइड क्या कह रही है। लैंग्वेज ऑफ E इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ M। अब E है enumerator और M है ट्यूरिंग मशीन। अब इसमें क्या डेफिनेशन आ रही है कि द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M इज द सेम एज वन एनुमरेटेड बाय E। ये जो M ट्यूरिंग मशीन है, ये ऐसी उस तमाम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है जो एक एनुमरेटर ने जनरेट की है। क्लियर होगी ये बात? हेलो, हम पढ़ के आए हैं ना कि जो मशीन है, ट्यूरिंग मशीन जो है ना, ये इनपुट लेती है और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। यहां तक तो क्लियर है ना? अगर ये किसी इनोमिनेटर की जनरेट की हुई लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगी तो हम इक्वेशन इस तरह लिखेंगे कि L ऑफ E इज इक्वल टू L ऑफ M। तो इससे क्या मुराद हुई कि हम किसी भी इनोमिनेटर की लैंग्वेज को डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ये कॉन्सेप्ट आ गया ना यहां से? ठीक हो गया। अब ये देखें, द आंसर इज यस, कंसीडर ए ट्यूरिंग मशीन M। अब इसमें उसने 5 को एक्सेप्ट किया, 0 को रिजेक्ट किया, 1 को एक्सेप्ट किया, 0 0 के ऊपर लूप में चला गया, 0 1 पे इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब अगर हम इसका इन्यूमरेटर लिखें तो इसका इन्यूमरेटर क्या लिखेगा कि एप्सिलॉन 1 है, 0 1 है और वो है, यानी जिसको आपकी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है वही तो इन्यूमरेटर ने जनरेट की है, और जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रही वो आपके इसके अंदर शामिल नहीं होगी। हाँ जी, नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ये इन्यूमरेटर की डेफिनेशन आ गई इसके अंदर। हाँ जी, अब जरा देखेंगे, वी कैन ट्राई टू मेक एन इन्यूमरेटर एज फॉलोज। हम एक इन्यूमरेटर बनाते हैं। ठीक है चाचा।
देखें जी जरा इसको, इसमें उसने लिखा कि फॉर ईच स्ट्रिंग x 0 1 0 0 0 1 1 1 हम ये सारी स्ट्रिंग्स लेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे m के ऊपर, ठीक है। जिसको m एक्सेप्ट करता चला जाएगा वो हमारे न्यूमरेटर की क्या होगी, लैंग्वेज होगी। क्लियर हो गया न्यूमरेटर का, और इसका रिलेशनशिप हमारे सामने आ गया। यहां पे आपका 5 नंबर लेक्चर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 6 के अंदर वो न्यूमरेटर को ही थोड़ा सा डिफाइन करेगा, और उसके बाद उसके टपल को वो ये उसी तरह न्यूमरेटर्स को बता रहा है कि न्यूमरेटर्स हमारे पास क्या हैं, लैंग्वेज के बारे में बताएगा। ये बड़ी अहम डेफिनेशन है जी। अ लैंग्वेज L इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल if and only if some enumerator enumerates it। हाँ जी, इसकी समझ आ गई यहीं से कि व्हाट इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज। हाँ जी, अब इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। जरा ये चैप्टर नंबर 4 देखिएगा जी। जी हाँ जी, इरफान साहब आपके पास हेडफोन नहीं है? अच्छा, हैंड फ्री लगाइए। ये आप ऐसा करें कि ना ये स्काइप है ना आपके पास, इसकी सेटिंग में जाके देखें, यहां कहीं ना ऑडियो वीडियो सेटिंग है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये सेटिंग है ना। तो इसमें ऑडियो की जो सेटिंग होगी ना वहां से थोड़ा सा माइक्रोफोन की आवाज को बढ़ाकर देखें आप, नहीं तो फिर ये देखें, ये कंट्रोल पैनल और इसके अंदर साउंड्स की एक ऑप्शन होगी, ये साउंड्स आ गया, इसमें मैनेज ऑडियो डिवाइसेस आ गया, और इसमें ये जो रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस है ना, ये जो माइक्रोफोन है जी, ये लेवल ज़रा इसको बढ़ाकर देखें आप। हाँ, शायद आपकी जो आवाज़ है ना ये इम्प्रूव हो जाएगी। ये 30 पे किया हुआ है ना माइक्रोस, इसको 30 पे करके देखें। अच्छा जी, अब देखें, ये ना एक लैंग्वेज है, हम आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा था, DFA, ठीक है जी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था ना। और उससे वो जितने भी हमने मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन पढ़े थे ना, वो बेसिकली कोई ना कोई लैंग्वेज जनरेट करते होते थे, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या आया कि DFA इज डिसाइडेबल लैंग्वेज के नहीं। अब इसका प्रूफ आप ना यहीं से बनाने की कोशिश करें, उसकी लॉजिक बनाने की कोशिश करें। सवाल यह है कि क्या DFA जो है ये डिसाइडेबल लैंग्वेज होती है या नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसको प्रूव हमने करना है ट्यूरिंग मशीन के जरिए। हम DFA की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, समझ आ रही है ना, उन तमाम को मशीन में डालेंगे, मशीन के ऊपर उनको चलाएंगे। अगर मशीन एक्सेप्ट करती चली जा रही है तमाम को, तो फिर इसका मतलब है DFA जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर वो किसी जगह रिजेक्ट करती है तो हम कहेंगे कि ये डिसाइडेबल नहीं है। क्यों जी, यही करेंगे ना। एनुमरेटर का जो कॉन्सेप्ट उसने दिया है ना, उसमें असल में इन चीजों को समझाने के लिए दिया है।
अब जरा इसका प्रूफ देखें क्या लिखा है उसने। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, वी नीड टू रिप्रेजेंट ए ट्यूरिंग मशीन एम दैट डिसाइड्स डीएफए। उसने कहा कि बी एंड डब्ल्यू, बी बेसिकली एक डीएफए है, पूरा डीएफए जो है ना वो उसने बी बना दिया, बी एक मॉडल बना दिया, डीएफए को उसने डिकोड कर दिया और ये इनपुट बन गई एम के लिए। ध्यान से पढ़िएगा इसको जरा, ठीक है। अब आप कह रहे थे ना कि इतना छोटा प्रूफ है, अब ये इसका प्रूफ है, इस थ्योरम का ये प्रूफ है जी। क्या? ऑन इनपुट बी व डब्ल्यू वेयर बी इज अ डीएफए एंड डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग, हम क्या करेंगे, सिमुलेट बी ऑन डब्ल्यू, डब्ल्यू को बी के ऊपर सिमुलेट करेंगे। अगर हमारी मशीन एक्सेप्ट स्टेट पे एंड करती है और इफ इट एंड्स इन द नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो अगर ये एक्सेप्ट में करती है तो इट मीन्स कि हमारा डीएफए जो है ये डिसाइडेबल होगा। और अगर किसी भी तरीके से ये रिजेक्ट में चली जाती है या लूप में चली जाती है तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि डिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन वो होती है जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट में जाएगी और जो लूप में चली जाएगी वो हमारे पास अनडिसाइडेबल जो है ना वो ट्यूरिंग मशीन कहलाएगी। अब ये उसने इसकी लॉजिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि जो बात मैंने आपको समझाई है ना उसी तरह इसने ये बात इसके अंदर लिखी हुई है कि हम थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन डिटेल इसकी देते हैं और ये वही है जो हम न्यूमरेटर में देख कर आए हैं, थोड़ी सी तफसील। जी समर साहब ये इसकी समझ आनी चाहिए आपको, डिसाइडेबल के जो प्रूफ हैं सारे। हाँ जी, अब ये डिसाइडेबल का पहला प्रूफ आ गया हमारे पास डीएफए का। उसके बाद उसने इसी तरह वो कहता है वी कैन प्रूव अ सिमिलर फॉर एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेम स्टोरी है, सेम उसी तरह उसने इसके ऊपर डाला है। इसको देखें, हमने बी व डब्ल्यू, अब एनएफए सुनिएगा जरा, एनएफए और डीएफए में एक रिलेशन होता है। एनएफए को हम डीएफए में बदल सकते हैं, पढ़ा है ना थ्योरी ऑफ कंपटीशन जी। हाँ, तो ये देखें ना उसने उसका प्रूफ क्या दिया है। हम ट्यूरिंग मशीन एन बनाते हैं जो एनएफए को डिसाइड करेगी, हम डिजाइन करते हैं एन को ऑपरेट करने के लिए, एम हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है जो कि डीएफए के लिए है। ठीक है, तो इंस्टेड वी विल डू इट डिफरेंटली, हम क्या करेंगे, एन को एम के लिए हम यूज करेंगे। अब देखिए उसने क्या किया, उसने कहा कि इनपुट बी व डब्ल्यू, बी जो है ना ये एक एनएफए है, हम एनएफए को तब्दील करेंगे डीएफए के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम एम को चलाएंगे सी डब्ल्यू के ऊपर, जो ये हम 4.1 थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं, और एक्सेप्ट पे और रिजेक्ट के ऊपर हमारी मशीन जो है ना वो एंड हो जाएगी। ये प्रूफ जरा ध्यान से पढ़ें, ए एन एफ ए इज, अब इसको वो किसी भी तरीके से लिख सकता है, प्रूव दैट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ डिसाइडेबल लैंग्वेज। ठीक है, हाँ जी, गिव ट्यूरिंग मशीन विच कैन डिसाइड ए एन एफ ए, अकेला एन एफ ए लिख सकता है। एक मिनट, जी समर क्या कह रहे थे आप? हाँ जी समर क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, सिमुलेट ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ऑन ट्यूरिंग मशीन, ये भी हो सकता है। देखें, एनएफए, डीएफए और ट्यूरिंग मशीन का यही ताल्लुक है जो 4.1 और 4.2 में है। इसके अलावा इनके मतलब कोई और क्वेश्चन नहीं है। हाँ, रिड्यूसिबिलिटी में हो सकता है आ जाए, लेकिन रिड्यूसिबिलिटी में भी ये नहीं आते।
रिड्यूसिबिलिटी में और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखें जी आगे ये 4.3 में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आ गया। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम एनएफए में बदल सकते हैं, ठीक है, और एनएफए के लिए हम ऑलरेडी मशीन बना चुके हैं जिसको हम सीएफए में तब्दील करके प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डायग्राम नीचे शो करेगा आपके पास। ये सारे प्रूफ हैं जी जो अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए, ये सब, ठीक है। और ये एक जैसे कहां से कहां तक नहीं, ये सारे ही करने हैं जी, सारे ही करने हैं ये जितने भी लिखे हुए हैं ना। इसमें ये जो प्रूफिंग आइडिया है ना, ये कोशिश कीजिएगा आप अपने अल्फाज में बना लें, कोई 3-4 लाइनें काफी होती हैं ये, ठीक है। ये मशीन जो है ये तो एज इट इज ही आपने लिखनी है ना, इसके ऊपर तो कोई आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है ना कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री में तब्दील कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है वो डिसाइडेबल हो सकती है, और जो चीज़ डिसाइडेबल है वो हमारे पास ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है। ये एक ना डायग्राम बनाई हुई है, रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस ऑफ लैंग्वेजेस के दरमियान। और ये 4.10 से ऊपर तक जितने भी प्रूफ है ना वो ग्रेजुअली इसी की तरफ जा रहे हैं। और अब ये ज़हन में रखिएगा कि मतलब डिसाइडेबल के हवाले से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है पेपर में, डिसाइडेबिलिटी के हवाले से। मतलब एक से मुराद ये नहीं है, जो क्वेश्चन बैंक है ना उसके अंदर फॉर्मल डिस्क्रिप्शन वाले भी मौजूद हैं, वो अब हो सकता है आपको चारों ही डिसाइडेबिलिटी वाले आपके उसमें आ जाएं, ठीक है, ये 2 आ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम्स इसी से मिलते जुलते होंगे। अगर उन्होंने इस तरह की कोई चेक लगाया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर के इन पोर्शंस में से एक एक सवाल स्टूडेंट के पास जाए, ठीक है ना, तो फिर पॉसिबल है। वो तो जब आप पेपर आएंगे ना, पेपर भी शेयर होते हैं ना ग्रुप में, तो वहां से हमें ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना वो पेपर में तकरीबन वो आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस में ये देखेंगे ये सारे वही क्वेश्चन उसने शो करवाए हैं। वो फाइल कहीं मिस होगी मेरा ख्याल है, कंट्रोल J, ये वाला है, हाँ ये खुली हुई फाइल। हाँ जी, ये वाली फाइल जो है ना, ये वो सारा ये वही बयान किया हुआ। ये देखें एक एग्जांपल जो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है। अब इसकी ये आ गया कि इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन रिकॉग्नाइजेबल सी के तौर पे है, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। ये आ गया ट्यूरिंग मशीन की आप वो किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की सिमुलेशन के बारे में क्वेश्चन है। ये नमीरेटर और उसकी किस तरह से आपने बयान करनी है, ठीक है। ये वो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन आ गई कि प्रूव दैट एवरी TN टाइम के टेप ट्यूरिंग मशीन हैज एन इक्विवेलेंट, जो मैंने पहले आपको बताया ना कि इसका प्रूफ है। ये भी प्रूफ जो है ना वो सोल्यूशन मैनुअल से लिखा हुआ है उसने, ये प्रूफ वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ए लैंग्वेज इज ट्यूरिंग रिसाइडेबल इफ न्यूमिरेटर न्यूमिरेट्स, ये स्लाइड में भी मौजूद है और ये इसके अंदर भी मौजूद है। ये वही प्रूफ है जो अभी हम करके आए हैं। इनपुट एक्स के ऊपर हम हर दफ़ा उसको लेके जाएंगे, ये वैल्यूज हमने दी है ना अभी उसके ऊपर एम के ऊपर। ये डॉवटेलिंग के बारे में आ गया, डॉवटेलिंग के बारे में सिर्फ यही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया ये एवर राइट, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 3.1 है क्वेश्चन है ये, और ये इसके आंसर्स हैं जो उसने सॉल्यूशन मैनुअल से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। ये इसी तरह उनके आंसर्स आ गए सारे। तो ये देखें ये सारे आंसर्स उसने वहीं से पेस्ट यहाँ किए हुए हैं, सिर्फ उसने मेहनत की कि एक फाइल में तमाम को जमा कर लिया है। हेलो।
अब ये देखें, ये हम अभी जो प्रूफ पढ़ के आए हैं कि फॉर एनी डिसाइडेबल लैंग्वेज एल लेट एम बी ए ट्यूरिंग मशीन दैट डिसाइड इट, वी कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन एम डैश दैट डिसाइड द कंप्लीमेंट ऑफ एल। ये अनडिसाइडेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसी तरह हम ऑन इनपुट डब्ल्यू एम को करेंगे, डब्ल्यू के ऊपर एक्सेप्ट, और ये इतने इतने जवाब हैं, ये सारे, ये जो डी ई एफ लिखा हुआ है ना, ये सिंपल इसके आंसर्स हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए आपने 3rd 4th 5th चैप्टर को सारे को देख लेना है, और उसके बाद फिर जो है ना वो आप जितने भी इसके अंदर दिए हुए हैं ये सोल्यूशन वगैरह, इनको आप देख सकते हैं, 4.1 को भी। हाँ जी, अनडिसाइडेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा सुन लें जी, कि अनडिसाइडेबिलिटी हमारे पास क्या कहती है। कुछ प्रॉब्लम अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये बात आपको पता है कि अगर आपने इसका पहला लेक्चर सुना हो तो ये बात शुरू ही ट्यूरिंग मशीन की यहां से हुई थी कि एक प्रॉब्लम था जो हिल्बर्ट ने पेश किया था और उसको सॉल्व करने का उसने कहा था कि इसको सॉल्व कर दें। तो बहुत अरसे के बाद एक बंदे ने ये कहा था कि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्वेबल नहीं है, तो उसने फिर बाकायदा इसका प्रूफ किया था। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर अनसॉल्वेबल बाय कंप्यूटर, आर दे हिस्टोरिक ड्राइंग या माइंड ऑफ थ्योरेटिशियंस हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स स्टिल यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम डिसाइड अभी तक नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम जो हैं वो डिसाइडेबल हैं या नहीं है। अनडिसाइडेबल प्रोग्राम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये चैप्टर नंबर 5 में बताया जाएगा। एक थ्योरम है रिड्यूसिबिलिटी का, डिसाइडेबिलिटी के बाद जो अगला थ्योरम है वो रिड्यूसिबिलिटी का थ्योरम है। तो अनडिसाइडेबल के अंदर आप देखें, अ ट्यूरिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल, ये उसने एक थ्योरम इसके लिए बनाया है कि बिफोर वी गेट टू द प्रूफ लेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व दैट अ टीएम इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, ये एक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है। दस दिस थ्योरम शोज दैट रिकॉग्नाइज आर मोर पावरफुल देन डिसाइडर्स, ठीक है जी। Requiring a Turing machine to halt on all inputs restricts the kind of languages that it can recognize. Following Turing machine, you recognize a Turing machine. M को W के ऊपर उन्होंने सिमुलेट किया, अगर वो एक्सेप्ट स्टेट में चली गई है तो एक्सेप्ट कर दिया, अगर उसमें गई है तो वो रिजेक्ट कर दिया है। टोटल उसने इसका थ्योरम बताया है कि मशीन लूप ऑन MW if M loops on W, which is why this machine does not decide. If the algorithm had some way to determine that M was not halting on W, it could reject in this case. However, an algorithm has no way to make this determination, as we shall see. अभी तक ऐसा कोई एल्गोरिथम हमें मिला नहीं है कि जो किसी प्रॉब्लम को देख के पहले से ही बता दे कि इसने जो है ना वो हाल्ट में चला जाना है, इसने इसको रिजेक्ट स्टेट में ले जाना है। सो द ट्यूरिंग मशीन U इज इंटरेस्टिंग। वो U कौन सी है? वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहलाती है, जिसको 1936 के अंदर प्रपोज किया था एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है। दिस मशीन इज कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ सिमुलेटिंग एनी अदर ट्यूरिंग। ये एक तस्वुराती मशीन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जी, समझ आ रही है? तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कौन सी है, उसका जवाब सिर्फ इन 2 पैरा के अंदर लिखा हुआ है। ए मशीन is called universal Turing machine if it is capable of simulating any other Turing machine from the description of that machine. यहां तक बात की समझ आई है या नहीं जी? ओके जी, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर डायगोनल। ये अब सुन लें, ये पहली प्रॉब्लम है जो अनडिसाइडेबल है, इसका नाम है डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम। 1873 के अंदर ये थी, ठीक है, और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से थी। ये इसका एग्जाम्पल आई है 4.3, ये एग्जाम्पल 4.15 है, ठीक है जी। और ये जिसका सॉल्यूशन गिवन होगा उसके सॉल्यूशन को आपने देख लेना है, ठीक है जी। और ये सारे सॉल्यूशंस जो है ना, ये
इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो आएगा ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के हवाले से। जी जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। चले मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी, ये इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी जी 4th चैप्टर की, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास प्रॉब्लम है 9, और ये बनते हैं हमारे पास 32 के करीब प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। हाँ जी, शो हो रहा है जी ये? हेलो, हाँ इसमें, हाँ जी, अब आपने ना 4th, 3rd और 4th चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं, और जो उनको आपने कंप्लाई कर लेना है, जो फाइल एसन वाली आपने डाउनलोड की हुई है उसके साथ ना। हाँ जी, और उनके प्रूफ में अगर कोई ऐसा प्रूफ है, या एसन की फाइल में अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो नहीं समझ में आ रहा, तो उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो जो एम्बिगुअस प्रॉब्लम होगा ना, बड़े वाला, जैसे 4.23, इरफान को तो नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, एम्बिग एनएफए का, इस तरह के सॉल्यूशन आमतौर पे नहीं आते पेपर में ना, जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। जो सिंपल सॉल्यूशंस हैं सीएफजी से मुतल्लक, डीएफए के मुतल्लक, एनएफए के मुतल्लक, ये पेपर का पार्ट होते हैं, अगर हम प्रीवियस पेपर्स को भी देखें तो। नहीं, फिलहाल फिलहाल तो नहीं नहीं, सुने ना मेरी बात, हमने 3rd चैप्टर को सारे को देखना है, ठीक है, और उसके अंदर जितने एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस है ना, उनको आपने ढूंढना है एसन वाली फाइल में और सॉल्यूशन मैनुअल में, ठीक है। अगर वो अभी आपने सिर्फ टिक करने हैं कि ये कहां पे है, ये अगर वो सारे एसन की फाइल में मौजूद होंगे, ठीक है ना, तो फिर वहां से तैयार कर लेने, हमें क्या जरूरत है सॉल्यूशन मैनुअल को खोलने की। समझ नहीं आई? वो एक सॉल्यूशन मैनुअल के तौर पे आपने यूज करनी है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी,